तो गाइस आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए लेक्चर बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, बहुत उपयोगी साबित होगा। जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हो अपने आप को जोड़ लो। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर्टिकुलरली झारखंड की, या फिर आप यूपीएससी जैसा कि मैंने बोला स्टेट जेपीएससी बीपीएससी किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं? तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स पे। आज हम बहुत सारी बेसिक बातों पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो हम आज बहुत सारी मूलभूत बातों पे चर्चा करेंगे, बुनियादी बातें कि आखिर इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या रहे हैं, मतलब हमारा जो पुराना इतिहास रहा, तो इतिहास में कैसे इकोनॉमिक्स ने ग्रो करा। ठीक है, क्या क्या सिचुएशंस आए वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पे। ठीक है, उसमें क्या क्या सिचुएशंस आए, कौन कौन सी थ्योरीज आई, किसने किसने दिया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक टर्म्स निकल के आते हैं इकोनॉमिक्स में, गुड्स सर्विसेज। ठीक है, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, वो होते क्या हैं। फिर दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो बड़ी फेमस हुए, ये आपका जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी और केनेशियन मॉडल जो है, इन दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। और आखिर इकोनॉमी हम पढ़े ही क्यों, ठीक है, उसका फायदा क्या है, डे टू डे लाइफ में हम कैसे जुड़ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो पूरे इकोनॉमी में आपको, अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, या आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत सारे टर्म्स, कॉमन टर्म्स मिलेंगे, तो आज हम उन टर्म्स को भी समझेंगे। तो बेसिकली हमें क्या पढ़नी है, हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। साथ ही साथ हम चर्चा भी करेंगे कि भारत ने जो टारगेट रखा है कि 2024 या 27 तक, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का जो भारत का सपना है, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का जो भारत का सपना है, वो आखिर किस मॉडल, किस अप्रोच के तहत वो जा रहा है। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज इंडियन इकोनॉमी का नेटवर्थ क्या है, 2022 के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो 3.46 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो आई वेलकम यू अगेन। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा लेक्चर, हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, पर हम बहुत सारी बुनियादी बातों, मतलब आज आपका जो इकोनॉमिक्स का जो कहते नहीं है कि आइस ब्रेकिंग लेक्चर जो होता है ना, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को। और जो लोग हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए हो, जो हमारे ऐप से नहीं जुड़े हो हमारे सेकंड चैनल से, वो इसके तहत जुड़ सकते हो। हमारे यहाँ जब पीएससी स्टेट आपके झारखंड स्टेट में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, सारे एग्जाम्स के कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप जुड़ के कोर्सेज को परचेज करके पढ़ाई कर सकते हो। और कोई दिक्कत होने से यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर्स फॉर एनी इंक्वायरी। और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये जो ऐप है, ये आपको दोनों पे, एंड्रॉयड आईएएस दोनों पे उपलब्ध है, तो यू कैन डाउनलोड इट। प्रीफेस कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, पहले ये स्वेबिक क्लासेस के नाम से आता था, ऐप का नाम स्वेबिक क्लासेस था, जो कि अभी बदल के क्या हो गया, हमारा झारखंड कर दिया गया है। और जेपीएससी का, जैसा कि जेपीएससी का फॉर्म वैकेंसी आने वाली है जैसा एक्सपेक्टेड है, तो जो लोग जेपीएससी के लिए सीरियस हो, आप कोर्सेज को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। एंड दिस इज मी एज यू ऑल नो। ठीक है, योर मेंटर एंड गाइड। तो बेसिकली देखो, हम आज बात क्या करने वाले हैं, तो चलते अपने हम आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थव्यवस्था की आज हम बात करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, तो हम चलिए देखते हैं कि हमारा इसमें पहला जो चीज निकल के आता है। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करने वाले हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो हम समझेंगे इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों पढ़नी जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हम शुरू करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट इज इकोनॉमी। अगर हम आपसे बात करें कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स क्या है, तो देखो नॉर्मली आप जानते हो कि हमारा देश बहुत बड़ा है। वैसे भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हर देश की अपनी इकोनॉमी होती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स से अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो इकोनॉमी क्या है, तो अर्थशास्त्र इट इज ए साइंस। और अगर आपको सही लैंग्वेज में बोलूं तो देखो, ये साइंस भी नहीं है। साइंस क्या होता है? साइंस वो होता है जो एक लॉजिक पे बेस्ड होता है। बहुत सारे स्टैंडर्ड किताब जो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा कि इट इज ए डिसमिसल साइंस। क्या मिलेगा आपको? डिसमिसल साइंस। इंडिया में इकोनॉमिक्स को आर्ट्स सब्जेक्ट के तहत पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, तो वहां पे इसको साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, इट इज बेसिकली साइंस। कहीं कहीं आपको ये डिसमिसल साइंस भी देखने को मिल जाएगा। ये शब्द मैंने ये जानबूझ के बताया भी आपको,
इसलिए कि देखो डिसमिसल साइंस करने का मतलब कि इकोनॉमिक्स ना प्रेडिक्ट करता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन एग्जैक्टली साइंस ऐसा नहीं करता है। साइंस में क्या होता है कि एजम्पशंस फिक्स्ड है यार, ऐसे ही चल रहा है। अगर हमने बोला कि जी की वैल्यू ये है, उसी पे रॉकेट साइंस डिजाइन हो गया, तो भाई जी की वैल्यू वो बदलेगी नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, तो आपको रीजंस तो बताता है, बट बहुत करेक्ट रीजंस नहीं बताता है। अभी इनको डिस्कस करेंगे ना, तो इस टर्म को, इस वर्ड को हम लाएंगे और आपको समझाएंगे भी। तो देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स इज साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इट इज साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन सच ए मैनर टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्स फॉर इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब मानव के व्यवहार का अध्ययन क्यों करना जरूरी है भाई? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो दुर्लभ है, स्कार्स है। ये देखो, ये शब्द जो है ना बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इकोनॉमिक्स में। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ना होता है ना तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं। ये ना होता तो हम पढ़ते ही नहीं। स्कार्स कहने का मतलब क्या होता है? तो एनी थिंग दैट इज ए नॉन जीरो वैल्यू, एनी रिसोर्स दैट इज ए नॉन जीरो वैल्यू, जिसको आप, अगर आप उस रिसोर्स को उपभोग में लाते हो, कंज्यूम करते हो या उसकी सर्विस लेते हो ना, तो आपको कुछ पे करना होगा। ठीक है? तो गैर मूल्य जिसका है, या फिर कहो तो जो कम है, लिमिटेड है। देखो यहां जो डिफिनेशन बोला, डिफिनेशन क्या बोल रहा है? कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो मानव व्यवहार को अध्ययन करता है, और इस तरह से अध्ययन करता है कि उसके पास जो स्कार्स रिसोर्सेज है, जो दुर्लभ संसाधन है, उसको वो एलोकेट कर सके, आवंटित कर सके, ताकि उन रिसोर्सेज का, संसाधनों का बेटर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, मतलब इष्टतम उपयोग हो सके। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या है और आप समझना। देखो हमारी कंट्री को देखो, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? 130, मोर देन 130 करोड़। इतनी बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी। तो भाई हर इंसान का नीड्स, वांट्स, डिजायर अनलिमिटेड है। अगर बहुत सारे इंसान है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो भाई मुझे रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को बंगलो, कुछ भी चाहिए। किसी को हो सकता है कंप्यूटर चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, मतलब नीड्स अलग अलग है। तो चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों के नीड्स और वांट बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट के पास पैसा भी सीमित है, रिसोर्सेज भी सीमित है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है भाई, तो सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर दुनिया में क्या संसाधन जो है वो असीमित है, नहीं है। तो यहां पे इकोनॉमिक्स कम इन टू प्ले। इकोनॉमिक्स क्या करता है कि मानव व्यवहार को अध्ययन करता है और रिसोर्सेज को देखता है, उनके नीड्स और वांट्स को, उनके डिजायर को समझता है, और उसके उनके डिजायर, उनकी इच्छाओं को समझकर अपने संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, और ये प्रायोरिटी बनाता है कि उनके किस इच्छाओं की पूर्ति करनी जरूरी है। फिर समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इकोनॉमिक्स का मेन रोल है क्या? यहां जैसे मैंने बताया कि इट इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन सच ए मैनर टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्स फॉर देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहां चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? इकोनॉमिक्स का मेन काम यह है, क्योंकि दुनिया में लोग बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी इच्छाएं, डिजायर, वांट्स जो है अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो सीमित है, वो लिमिटेड है। तो इन सीमित संसाधनों में उन असीमित इच्छाओं को, मतलब वो जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, उनको इन लिमिटेड रिसोर्स में कैसे पूरा करे, यहां पे इकोनॉमिक्स का रोल आता है। वो क्या करता है? वो प्रायोरिटी सेट करता है, वो चॉइसेस बनाता है कि अभी किस इच्छाओं की पूर्ति कर देनी है। देखो वैसे भी समझो आप कि अगर बहुत लोग हैं, सबका अलग अलग इच्छा है, और हमारे पास संसाधन सीमित है, तो भाई गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो सीमित है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट हर चीजों पे खर्च कर पाएगी। अब प्रायोरिटी क्यों डिसाइड करना है? प्रायोरिटी बाय डिसाइड करना है क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन, हमारा जो नीड्स है, उसमें मेन नीड क्या है? मान लो अगर एक कंट्री में भूखमरी फैली हुई है, तो उनके लिए तो रोटी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम तो उन संसाधनों पे काम करेंगे जिससे उनको उनका अनाज मिल सके, 2 वक्त का खाना मिल सके। ऐसा तो नहीं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगेंगे। तो दिस इज वेयर इकोनॉमिक कम्स इनटू प्ले। तो हम इसको बोल भी सकते हैं कि इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज डिवाइड एंड यूज देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नहीं है, स्कार्स भी लिखो, scarce resources to produce goods and services, or you can say economics is a science. Economics is a science that helps us in study how society use and divide their scarce resource to produce valuable commodities for their optimum utilization, and how societies produce and distribute it. मतलब सीमित संसाधनों को यूज करके सोसाइटी कैसे उस रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रही है, और कैसे उसका वितरण कर रही है, उत्पादन कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है।
कैसे उसका वितरण कर रही है। और इन वेरी सिंपल टर्म आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज ए साइंस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। इट इज ए साइंस फॉर एनालाइजिंग हाउ सोसाइटी यूज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, कि समाज किस तरह से सीमित संसाधनों का उपयोग करता है और कैसे उसका उत्पादन करता है, वितरण करता है और उपभोग करता है। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि रिसोर्सेज जो है स्कार्स है। क्या है? स्कार्स है, लिमिटेड है। अब आप समझो कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी जरूरी है। अगर रिसोर्सेज स्कार्स होते ही नहीं, ये देखो ये टर्म मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर रिसोर्सेज स्कार्स होते ही नहीं, अगर संसाधन सीमित नहीं होते, तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत होती क्या? नहीं होती। अगर बहुत सब कुछ अनलिमिटेड है भाई, तो जिसकी जो इच्छा है सब पूर्ति कर दो, पर वैसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास फंड जो है वो लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास, संसाधन सीमित है। तो हमारे पास तो भाई हजार लाखों इच्छाएं आएंगी, उसमें से जो प्रायोरिटी में चुनेंगे हम कि इसको पहले हमको पूरा करना है। ठीक है, तो यही मैंने लिख रखा है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज डिवाइड एंड यूज देयर स्कार्स रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। की अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कैसे समाज वस्तु और सेवाओं में उत्पादन के लिए अपने संसाधनों को विभाजित उपयोग करता है। और सिर्फ यही नहीं, फिर वो उन वस्तुओं को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे कंज्यूम करता है, और वो फिर वो उन वस्तुओं को, सेवाओं को कैसे वितरण और उपभोग में कैसे लाता है। तो इकोनॉमिक्स का काम क्या है कि भाई प्रायोरिटी डिसाइड करना। इकोनॉमिक का काम क्या हो गया कि प्रायोरिटी डिसाइड करना, प्रायोरिटी डिसाइड करना, या फिर कहो तो चॉइसेस बनाना। चॉइसेस बनाना किस आधार पे कि कौन सा चीज कितना जरूरी है, अभी क्या नीडेड है। ठीक है, तो अब आई होप आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। मैं एक बार बड़ा सिंपल हटने से बात मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, इस बात या फिर कहो तो ऐसा विज्ञान है जो इस बात की अध्ययन करता है कि समाज कैसे अपने सीमित संसाधनों को उपयोग करके इष्टतम, मतलब सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके आपका जो नीड एंड वांट्स है उसको पूरा करता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी जरूरी है? क्योंकि स्कार्सिटी है, किसकी? रिसोर्स की भी, फंड्स की भी। अगर रिसोर्स की स्कार्सिटी नहीं होती तो हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड लिया गया, ये कहां से लिया गया। तो देखो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। इकोनॉमिक्स जो ये आप पढ़ते हो, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका और वो जो ग्रीक वर्ड से लिया गया उसका क्या नाम है? उसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया भी देखो दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो है ओइकोस, एक तो है ओइकोस और एक है नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो अगर आप इकोनॉमिक्स बोलते हो, जो कि एक ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है, जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। एक का मतलब है हाउस होल्ड, दूसरे का मतलब मैनेजमेंट। तो जब हम इकोनॉमिक्स को हम एज ए होल देखते हैं, मीन्स हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? यहाँ देखो लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, या हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर का प्रबंधन। लेकिन यहाँ हाउस होल्ड मतलब क्या हो जाएगा? हमारे लिए पूरी देश हमारे लिए घर हो जाएगी। ठीक है, तो हाउस होल्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर। जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारे लिए पूरा कंट्री जो है ना हमारा घर के समान है। तो हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट अपनी कंट्री को देखते हैं। आप वैश्विक स्तर पर भी इसको देख सकते हो, ग्लोबली भी देख सकते हो। तो बेसिकली इकोनॉमी जो ये वर्ड डेराइव हुआ वो ग्रीक लेटर से ड्राइव हुआ, जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। एक का मतलब हाउस होल्ड, एक का मतलब मैनेजमेंट। सो दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब बात है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। तो पहले तो आप मैंने बता ही दिया, इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक मेजर जो रीजन है वो है स्कार्सिटी। हमारे पृथ्वी पे जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते, वो सीमित नहीं होते, दुर्लभ नहीं होते, कमी नहीं होती उनमें, तो हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। जो चीज चाहिए, अगर जितनी मात्रा में उपलब्धि है पृथ्वी पे, वो खत्म नहीं होने वाली है भाई, तो फिर इकोनॉमिक्स की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलिए बात करने वाले हैं वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। तो देखो यहाँ जो मैंने पॉइंट लिख रखा है, मैं आपको बताऊंगा अभी चीजों को। जो पहले पॉइंट लिख रहा है उस पर आते हैं हम लोग। देखो बोला है कि रिसोर्सेज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट दैट आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको पता है ये टर्म, सॉरी पहले इसको देख लो, पहले गुड्स एंड सर्विसेज और रिसोर्सेज की दो टर्म है, इनको पहले समझते हैं। देखो गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं, बहुत विस्तार से करने वाले हैं। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, और सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। ठीक है, तो अगर कोई भी आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए, अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए, अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट भी तो देना होगा ना। तो जो आप इनपुट दोगे ना, जो आप इनपुट दोगे जिससे कि आपके गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, सेवाएं वस्तुएं बन रही हैं, यही इनपुट आपका हो जाता है रिसोर्स। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक के कारण, तो उसमें हम बात करेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, और
एंटरप्रेन्योर, तो इस सब चीजों की हम बात करेंगे। तो भाई हमको अगर कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ आउटपुट निकालना है, तो हमको इनपुट देना होगा, कोई रिसोर्स देना होगा। यही रिसोर्स की यहाँ बात की गई है कि अगर आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो रिसोर्सेज आपके क्या हो जाते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट हो जाते हैं। भाई बिना इनके तो कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं, बिना रिसोर्स के, बिना इनपुट के आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, संसाधनों की बात करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इनटैंजिबल। टैंजिबल जिसको आप मूर्त बोलते हो और इनटैंजिबल जिसको आप अमूर्त बोलते हो। तो देखो रिसोर्सेज भी दो तरह के हुए, ठीक है, ये दो तरह के हुए। एक वो रिसोर्सेज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट आर फिजिकल, ठीक है। यही मैंने लिखा है कि इट कैन बी फिजिकल, रिसोर्सेज कैन बी फिजिकल, ये पहला है। एक तो वो रिसोर्सेज जो फिजिकल है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, ठीक है, इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो ना। तो भाई रिसोर्सेज क्या है, दो तरह के होते हैं। एक ये हो गया आपके टैंजिबल, जो ये आप कहो तो फिजिकल थिंग, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे लैंड, लेबर, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, ये सब। और एक हो इनटैंजिबल रिसोर्स। इनटैंजिबल रिसोर्स मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हो, जस्ट फील कर सकते हो। जैसे मान लो आपका इंटेलेक्चुअल, आपका थॉट, आपका सोच, आपका सोच भी तो एक रिसोर्स है ना। आपका जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, आपका जो आइडिया है, जैसे जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हो, उत्पादक कारण, उसमें आप पढ़ोगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये क्या है, एक आइडिया है टू डेवलप समथिंग वैल्यूएबल। तो भाई आइडिया भी तो आपका रिसोर्स हुआ ना। आपको पता नहीं, एक छोटी छोटी आइडियाज पे लोग आज मिलियंस बना रहे हैं। तो आइडिया भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो रिसोर्स हमारे पास दो तरह के, एक तो वो है जो फिजिकल है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और एक वो है जिसको आप देख नहीं सकते हो। रिसोर्सेज भी हमारे पास दो तरह के, जैसे आपकी इमोशनल कैपेसिटी, ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज। जैसे मान लो आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका मेडिकेशन किया, डॉक्टर ने आपका मेडिकेशन किया, तो क्या करता है वो, जो पढ़ा, जो नॉलेज रखा, उसी से आपका इलाज करता है ना। उसका नॉलेज भी तो एक रिसोर्स हुआ ना, ठीक है। तो यहां हम अभी क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि हम स्टडी, इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करें। तो उससे पहले हमने बात करी कि देखो, अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए, अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, तो आपको रिसोर्स देना होगा। रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, एक जिसको आप देख और छू नहीं सकते हो, ठीक है। इतनी बात हमने करी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि भाई अब जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वो है लिमिटेड। वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। अगर रिसोर्स लिमिटेड है, और मैंने आपको बोला कि भाई दुनिया में इतना पॉपुलेशन है कि हर लोग की जरूरत, इच्छाएं, डिजायर, वांट्स बहुत ज्यादा है। हर किसी का अलग अलग डिजायर है, हर किसी का अलग अलग नीड है। तो भाई डिजायर या नीड या वांट अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। समझना, हमारे पास जो रिसोर्स है जिसे कोई आप संसाधन बोलते हो, ये लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। लेकिन डिजायर, वांट्स, नीड, ये सब क्या है, लिमिटेड है। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिजायर, वांट्स, नीड ये लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड क्यों है, कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर कस्टमर की नीड अलग अलग है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास सीमित है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ये रोल प्ले करता है कि ये डिसाइड करता है कि इनका जो भी ये डिजायर, नीड्स या वांट है, जो कि अनलिमिटेड है, इसमें से किस इच्छाओं की पूर्ति हमें करनी है, उसका प्रायोरिटी सेट करता है, चॉइसेस बनाता है, डिफिकल्ट चॉइसेस बनाता है कि इस सीमित संसाधन में इनके असीमित इच्छाओं को देख के उसमें से क्या सबसे नीडफुल है। अगर एक कंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि ड्राफ्ट ऑफ फेमाइन का कंडीशन है, वहां भुखमरी छाई हुई, तो पहले रोटी का इंतजाम हम करेंगे। अगर मान लो कोई कंट्री वार पे है, कोई कंट्री वार में है, ठीक है, वहां जंग युद्ध छिड़ा हुआ, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या देना होगा, तो वहां भाई मिलिट्री डिफेंस मैकेनिज्म, इक्विपमेंट, मशीनरी, वो देनी होगी। इकोनॉमी हमेशा ये डिफिकल्ट चॉइसेस बनाता है। तो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों, हम पढ़ते इसलिए हैं कि इच्छाएं असीमित है, संसाधन सीमित है, गवर्नमेंट के पास पैसा भी लिमिटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका नीड होगा, उसको हम सबसे पहले फुलफिल करेंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है ना, हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो अर्थशास्त्री, तो उनका काम क्या है, तो वो इन सब चीजों को स्टडी करके डिफिकल्ट चॉइसेस बनाते हैं। दे ऑफन स्टडी दिस थिंग्स एंड ऑफन मेक डिफिकल्ट चॉइसेस कि भाई किस इच्छा को पहले पूर्ति करनी है। तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोनॉमी आल्सो हेल्प इन आवर डे टू डे लाइफ। अब इकोनॉमी हमारे आम मर्रा की जिंदगी में भी, डे टू डे लाइफ में बड़ी हेल्प करती है। कैसे, जैसे मान लो आप फ्रूट मार्केट गए, वेजिटेबल मार्केट गए। अब देखो, मान लो किसी चीज का ना, आप फ्रूट मार्केट गए, आपको पता चला कि सेव जो है ना 1,000 रुपए केजी हो गया, तो क्या करोगे, आप खरीदोगे? बहुत कम लोग खरीदेंगे।
तो देखो, जब जब आपका जैसे फ्रूट था वो 1,000 रुपए केजी हो गया, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा किसी चीज का, यारों का मतलब है अप मतलब बढ़ गया, तो अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, डिमांड नहीं घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी। भाई अगर फ्रूट 1,000 रुपए केजी हो जाए तो सब तो खरीद नहीं पाएंगे। तो देखो ये डे टू डे लाइफ में बता रहा है कि अगर आमतौर पे ये क्या बता रहा है, ये ह्यूमन का नेचर बता रहा है, ये टेंडेंसी है। अगर प्राइसेस किसी चीज की बढ़ जाएंगे ना तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, ये इकोनॉमिक्स जो आपको बता रहा है। आप मान लो हर दिन जो भी काम करते हो ना, एक टर्म आपको मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हर उस टर्म को बोलेंगे जिसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मान लो आप यहां से मंदिर गए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मंदिर जा रहे हो प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और फिर मैं आपको बोलूं कि अगर आप मंदिर गए हो प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आप सोचो कि भाई मंदिर जाना है मुझे भगवान का प्रार्थना करने, तो क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि अभी सर ने बताया, मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो यहां से मंदिर जाना और भगवान का प्रे करना, तो प्रे करना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आप मंदिर जाने के लिए घर से निकले, आपने टैक्सी लिया, टैक्सी में आपने क्या किया, पेमेंट करा, टैक्सी में आपने क्या किया, पेमेंट किया, ठीक है। फिर आप वहां उतरे, आप गए प्रसाद लिए, प्रसाद के लिए आपने फिर से क्या किया, फिर से पेमेंट किया। आप वहां गए, फिर आपने क्या किया, देखा कि मंदिर में भाई गरीब लोग बैठे हुए, उनको आपने कुछ पैसे दे दिए, जो दान पत्र था उसमें कुछ पैसे डाल दिए। तो भाई आप मनी दे तो रहे हो ना, आप यहां से प्रे करने गए थे, लेकिन आपने उसमें जो जो एक्टिविटीज करी ना डे टू डे लाइफ में, आप जो भी कर रहे हो जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, सारे के सारे चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम आ जाएंगे, और सारे के सारे चीज इकोनॉमिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा ये टॉपिक क्या था कि हम इस इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनकी इच्छाएं असीमित है, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित है। तो इन सीमित संसाधनों में उनकी असीमित इच्छाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट इच्छाएं हैं, जो नीड्स है, उसको पूरा करने के लिए इकोनॉमिक्स आपको मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी हमने आपको बात करी थी गुड्स एंड प्रोड्यूसेस की, अरे गुड्स एंड सर्विसेज की। हम इसको समझते हैं, ये बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि भाई गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। तो शुद्ध अगर शाब्दिक अर्थों में इसका हिंदी में अर्थ बताएं आपको, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं, ठीक है। तो सर्विसेज का मतलब हो गया सेवाएं, गुड्स का मतलब वस्तुएं। अब हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड कर रखे हैं, जैसे इंटेंजिबिलिटी, इन्वेंट्री, इंसेपरेबिलिटी, ओनरशिप, नेचर, टाइप, ठीक है, और प्रोडक्शन कंजम्पशन। तो इनके बेसिस पे हम आपको इन दोनों का डिफरेंस बताते हैं, और ट्रस्ट में जो जो एग्जांपल मैं भी आपको देने वाला हूं ना, इससे ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ सबसे पहली चीजों को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, गुड्स के बारे में बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गुड्स के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमारा जो क्राइटेरिया इंटेंजिबिलिटी का है। इंटेंजिबिलिटी मैंने आपको बोला था, देखो गुड्स जो होते हैं ना वो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल, टेंजिबल करने के बाद जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। तो गुड्स जो है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, सारी वस्तुएं जो है वो गुड्स में आएंगी। सेवाएं जो इनटेंजिबल होती है, अमूर्त होती है। इनटेंजिबल करने का मतलब इसको आप देख और छू नहीं सकते हो। जैसे आपके पेट में दर्द हो गया, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, उसने आपको दवा दी, आप दवा ले लिए। तो डॉक्टर ने जो आपका इलाज किया, आपने उससे एक सर्विस ली ना, तो क्या आप उसको देख पाए, उसके नॉलेज को नहीं देख पाए, ठीक है। तो ये सारे इनटेंजिबल थिंग हो गए। टेंजिबल जैसे गुड्स का एग्जांपल लूं तो भाई कार, फोन, मोबाइल, घड़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब क्या है, आपके गुड्स में आ जाएंगे। अब दूसरा हम क्राइटेरिया लेते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कि आप उसकी इन्वेंट्री स्टॉक बना सकते हो क्या। गुड्स की बात करें, मान लो गुड्स, गुड्स की तरफ देखते हैं, ये बोल रहा है कि हाँ कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। गुड्स में गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो मान लो मुझे ये पेन पसंद आया, मुझे लगा कि लिखने में यार मजा आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 50 पेन खरीद लिया। अब पूरे साल मैंने इसका स्टॉक बना लिया, पूरे साल मैं इसको यूज करता रहता हूँ, कर सकता हूँ। तो गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, इन्वेंट्री बना सकते हैं, पर सर्विसेज की इन्वेंट्री हम नहीं बना सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पेट में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने एक दवा लिख दिया, आप ठीक हो गए, तो क्या आप उसी दवा को खाते रहोगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि वही समस्या जो है आपको बार बार आएगी, समस्या बदलेगी। तो आपको वहां सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। आप थिएटर में मूवी देखने गए, आप थिएटर में मूवी देखने गए, तो क्या आपने मूवी डाउनलोड कर लिया क्या? वो आपको एक बार, वो आपका एक्सपीरियंस था जो आपको वहां मिल गया, आपको फिर से अगर उस थिएटर की सर्विस लेनी है तो आपको फिर से वहां जाना होगा। तो सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इनसेपरेबिलिटी की, अब योजना की बात करते हैं।
तो गुड्स में बोल रहा है कि कैन बी सेपरेटेड, लेकिन सर्विसेज में बोल रहा है कांट बी सेपरेटेड। गुड्स में जो प्रोड्यूस करते हैं वो उससे सेपरेट हो सकता है, लेकिन सर्विसेज को आप जो उसका प्रोवाइडर, उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। जैसे देखो, मैंने डेयरी मिल्क खरीदा। अब डेयरी मिल्क तो कैडबरी ने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसको दुकानदार बेच रहा है ना। तो प्रोड्यूस किसी और ने किया, बेच कोई और रहा है, तो आप सेपरेट कर दिए, ऑनर को सेपरेट कर दिए जिसने उसे प्रोड्यूस करा। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से क्या उसका जो मेडिकल नॉलेज आप सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। डॉक्टर से उसका मेडिकल नॉलेज जो है, या टीचर से उसका नॉलेज जो आप सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सर्विसेज को उसके प्रोवाइडर से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन गुड्स को अलग कर सकते हो। है कि टाइप, तो ये 2 पॉइंट जो है ना, ये अपोजिट लिखा गया है, ये इसका पॉइंट होगा। गुड्स जो होते हैं होमोजीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन सर्विसेज जो होते हैं हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। कैसे? देखो, ये 2 पॉइंट अपोजिट हो गया है, मैं इसको कलेक्ट करके जो लोग कोर्स में है उनको अलग से मिल जाएगा ये पीडीएफ के फॉर्म में। अभी आप समझ लो, गुड्स जो है वो क्या है, वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डेयरी मिल्क खरीदना है, तो आप डेयरी मिल्क किसी भी दुकान से खरीदो, किसी भी शॉप से खरीदो, किसी भी शहर से खरीदो, किसी भी देश से खरीदो, आपको एक ही टाइप का मिलने वाला है। ठीक है। आप मान लो आप चले गए बिस्किट लेने के लिए, तो गुड्डे का बिस्किट आप चाहे कहीं से लो, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, गांव से, कहीं से ले, किसी भी दुकान से लो, बड़े मॉल से लो, स्टोर से लो, आपको मिलेगा वो एक ही टाइप। तो होमोजीनियस नेचर होता है किसका? गुड्स का। लेकिन सर्विस का होमोजीनियस नेचर नहीं होता है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, सर में दर्द है, आप चले गए डॉक्टर के पास, 10 डॉक्टर के पास गए, तो 10 डॉक्टर आपको अलग अलग मेडिकेशन देने वाला है। तो सबकी सर्विसेज अलग है। कोई आपको हो सकता है डिस्पिन दे दे, कोई आपको हो सकता है डाइक्लोबिन दे दे, कोई आपको कुछ और दे दे। तो सबकी सर्विसेज अलग है। तो सर्विसेज जो होता है वो किस नेचर का होता है? हेट्रोजीनियस नेचर का होते हैं। देखना कंफ्यूज मत होना, ये 2 पॉइंट जो है ना, इधर के बदले इधर लिखा गया है। तो सर्विसेज जो होता है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, लेकिन गुड्स जो होते हैं होमोजीनियस नेचर के होते हैं, सजातीय होते हैं, और सर्विसेज जो होते हैं विजातीय होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो सर्विसेज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, लेकिन गुड्स में ये पॉसिबल है। जैसे देखो, मैंने एक कार खरीदी, अभी गुड्स का आपको एग्जांपल दे रहा है। मैंने एक कार खरीदी और मुझे पसंद नहीं आई, मैंने अपने भाई के नाम पे उसको ट्रांसफर कर दिया कि ले भाई तू चला, ऑनरशिप चेंज। अब कार का मालिक मेरा भाई, मैं नहीं। ठीक है। लेकिन अब सर्विसेज में देखो, मान लो आपको कहीं घूमने जाने का दिल किया, मान लो मुझे गोवा जाना है पार्टी करने के लिए, मैंने एक एयरवेज की टिकट बुक करी, तो चाहे किसी भी कंपनी को, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, विस्टारा हो, किसी का भी, एयर एशिया हो, मैंने बुक करी एक टिकट। अब मुझे, मेरा मन है कि मैं नहीं जाऊं, तो मैं क्या उस टिकट पे अपने माँ को, अपने बाप को, या भाई को, या अपनी गर्लफ्रेंड किसी को भेज सकता हूँ क्या? नहीं। ये जो सर्विस मिली है वो आपको मिली है, किसने दी है? एयरलाइंस ने दी है। तो उस टिकट पे एक सर्विस आपको प्रोवाइड हुई है एयरलाइंस की तरफ से, आप ही जा सकते हो, उसकी ऑनरशिप चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने मान लो एक गाड़ी खरीदी, मुझे पसंद नहीं आई, या मुझे रंग पसंद नहीं आया, स्पीड पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या करा कि अपने छोटे भाई को, अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया, तो वहां ऑनरशिप चेंज हो सकती है। तो यही बात है कि भाई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का जो हस्तांतरण है, दैट इज पॉसिबल इन गुड्स बट नॉट पॉसिबल इन सर्विसेज। भाई मेरी जो टिकट थी, मेरी टिकट पे कोई और दूसरा नहीं जा सकता है। अगर विकास कश्यप की टिकट है भाई, तो विकास कश्यप ही जाएंगे गोवा। ठीक है। तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब लास्ट देखते हैं। लास्ट पॉइंट बोलता है कि प्रोडक्शन कंजम्पशन, मतलब उत्पादन और खपत। तो सर्विसेज में जो उत्पादन और खपत होता है, दोनों एक ही समय पे होता है, इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता, कोई बीच में गैप नहीं होता है। लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होता है। गुड्स में प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग अलग टाइम पे होते हैं, एक परफेक्ट टाइम स्पैन, टाइम गैप होता है। समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके दिल में दर्द हो गया, आपके दिल में दर्द हो गया भाई, दिल में दर्द हो गया तो 2 ही रीजन है, या तो प्यार में पड़ गए हो तब भी बर्बाद हो गए, या फिर दिल में एक्चुअल दर्द हो गया है। चलो मान लेते हैं दिल में एक्चुअल दर्द हो गया और आप चले गए कार्डियो के पास। अगर आप एक कार्डियो के पास जाते हो, तो कार्डियो ने आपके हार्ट को चेक किया और बोला कि भाई आपका हार्ट के वाल्व में ब्लॉकेज है और हमें आपकी सर्जरी करनी होगी, स्टेंटिंग करनी होगी। ठीक है, वाल्व ब्लॉकेज, स्टेंटिंग करनी होगी। तो यहां देखो, अब सर्जन ने मुझे बोला है कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन होगा, वो स्टेंट लगाएंगे हमारे आर्टरी में ताकि वाल्व का ब्लॉकेज खुल जाए। तो हम सर्जन को बोल सकते हैं कि ऐसा है भाई, तुम सर्जरी कर दो, हम अपना दिल बाद में भेजते हैं। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। भाई जब तुम वहां प्रेजेंट रहोगे तभी तुम्हारे दिल का इलाज होगा, तभी तुम्हारे दिल में स्टेंटिंग लगेगी, हार्ट की स्टेंटिंग होगी, हल्प का ब्लॉकेज खुलेगा। तो यहां भाई सर्जन तब तक ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद प्रेजेंट नहीं हो, और आप प्रेजेंट रहोगे तो आप पे सर्जरी होगी। तो ये जो सर्जरी जो आपको मिला, ठीक है, वो कब मिला? जब आप वहां प्रेजेंट थे। तो यहां प्रोडक्शन और कंजम्पशन,
डॉक्टर ने अपना मेडिकेशन स्टार्ट किया, प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो आपको मिला दोनों साथ साथ हुआ, आप रहोगे तभी तो सर्जरी होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई तुम सर्जरी कर लो डॉक्टर, हम अपना दिल बाद में भेजते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन यहां देखो गुड्स में अगर हम बात करें, कोई जो स्टेंट लग रहा है, कोई एक कंपनी है जो स्टेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसा थोड़ी कोई प्रोड्यूस करी और एक एक इंसान के दिल में फिट करते जा रही है। एक स्टेंट लगा, भाई देखो कौन है, किसी के दिल में लगा दो, ऐसा नहीं है ना। आपने स्टेंट बनाया, आपने मान लो स्टेंट एक स्प्रिंग जैसा होता है जो आपका आर्टरीज में लग जाता है ताकि ब्लॉकेज को खोल सके, तो आपने स्टेंट बनाया, तो आपने स्टेंट बना के रखा। अब किसी कोई हार्ट का पेशेंट आएगा, उसको स्टेंटिंग की जरूरत होगी, तो ये स्टेंट उसको लगेगा। तो प्रोडक्शन तो आपने करके रख लिया, लेकिन कंजम्पशन कब हुआ? जब उसकी नीड हुई। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में काफी गैप है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आपका हार्ट का सर्जरी तभी होगा जब आप वहां रहोगे, ठीक है। तो भाई प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो आपका उत्पादन और खपत है, इसके बीच में टाइम गैप होता है, गुड्स में सर्विसेज में नहीं होता है। और इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको चीजों को अच्छे समझा दिया होगा। जो लोग लेक्चर देख रहे हो ध्यान देना, ये दो पॉइंट जो है ना अपोजिट हो गया है। गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, गुड्स का नेचर है क्या? सजातीय, होमोजीनियस है। सर्विसेज जो है एक एक्टिविटी या प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, जैसे आप मूवी थिएटर में देखते हो। और हेट्रोजीनियस नेचर का, विजातीय है, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखते हैं। अब है कि ओरिजिन। भाई ये जो इकोनॉमी या जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन एक विषय के रूप में जो इवॉल्व हुआ, ये अर्थशास्त्र, ठीक है। ये भाई हम थोड़ा प्राचीन काल से देखते हैं इसको कि भाई क्या क्या बातें हुई। ये देखो, ये आपको बस जान लेना है ताकि थोड़ी आपको सब्जेक्ट की समझ हो जाए कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो अगर हम बिफोर क्राइस्ट के पहले की बात करें, 2-2,500 साल पहले की, कितनी 2-2,500 साल पहले की बात करें, तो तब भी बहुत सारे फिलोसफर या रिलीजियस थिंकर हुए जो इकोनॉमी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस किया करते थे, ठीक है। भले उन्हें पता ना हो कि ये अर्थशास्त्र के रूप में बाद में जाके इतना डेवलप होगा, जो इकोनॉमिक को देखते हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं या जिस पे आज हम काम करते हैं इकोनॉमिक के फील्ड में, उन सब चीजों पे वो भी विचार किया करते थे। जैसे देखो, आपने नाम सुना होगा कि जब आप प्राचीन ग्रीस की बात करते हो, एंशिएंट ग्रीस में, तो आपको प्लेटो और अरिस्टोटल का नाम सुनने को मिला होगा। प्लेटो और अरिस्टोटल उस समय ये बात पे ध्यान दे रहे थे कि भाई हैविंग ए प्राइवेट प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट कॉन्सेप्ट और नॉट, ठीक है। कि अगर आपके पास निजी संपत्ति है तो क्या वो एक वैध अवधारणा है? जैसे पहले क्या था, पहले किंगशिप था, पहले राजा के पास ही ना, राजा का एक राज हुआ करता था, सारा प्रॉपर्टी का मालिक कौन हुआ करता था? वो किंग अकेला हुआ करता था। तो इन्होंने ये बात इस पे ध्यान दी कि भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो लोग वहां रह रहे हो उनके भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, निजी संपत्ति हो, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो इस चीज को बताएगा कि धीरे धीरे इवॉल्वमेंट जो हुआ ना इकोनॉमिक्स का, सब्जेक्ट या डिसिप्लिन कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य देखो, बड़ी दिमागदार आदमी, बड़े तेज तर्रार आदमी। इनका 3 नाम है, एक कौटिल्य, एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त। आप याद रखना। और ये ऐसे व्यक्ति थे ना जिन्हों जो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। एक इकलौता व्यक्ति जिसने मगध वंश के सबसे सबसे क्या कहते हैं, सबसे शक्तिशाली राज को, नंद वंश को, एक इंसान से हरवा दिया। इतना कूटनीति, इतने तेज दिमाग के आदमी थे। तो 4th BC में, 4th सेंचुरी के आसपास, इन्होंने एक लिखा था अर्थशास्त्र, जिसको बोला जाता है कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ऐसा माना जाता है, आज भी इंडियन जो आपके इकोनॉमिस्ट है या फिलोसफर है, वैसा मानते हैं ना कि उस समय जो किताब इन्होंने लिखी ना, देखो 400 BC की बात मैं कर रहा हूँ और आज का समय 21st सेंचुरी है, तो इनका मानना है कि आज भी अगर हम देखें ना, तो उनका जो अर्थशास्त्र किताब है उसमें बहुत सारी आज जो करंट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जो करंट भारत की अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, वो इस किताब में के को पढ़कर उस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस समय के लिखा हुआ आज के करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि क्या लिखा गया है। वैसे भी ये कौटिल्य जो है एक पॉलिटिकल थिंकर थे, एक फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, टीचर थे। तो बहुत रूप में आप इनको देखने को मिलेगा। ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी कनिंग माइंड, ही हैज अ वेरी कनिंग माइंड, ठीक है। तो भाई 400 BC के आसपास आपको क्या देखने को मिल गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का इवॉल्वमेंट बहुत पहले से चल रहा है। अब देखो 13th सेंचुरी तक आते आते आप एक व्यक्ति का नाम सुनेंगे, इसका नाम है थॉमस इक्विनास। क्या नाम है इस व्यक्ति का? थॉमस इक्विनास। अब थॉमस इक्विनास ने मोरल इकोनॉमी पे बात करी थी, मोरल इकोनॉमी, आपका जो मोरल एस्पेक्ट है उस पर। तो ही टॉक्ड अबाउट द मोरल इकोनॉमी
ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। देखो पहले क्या था कि पहले लोग उतना ही प्रोड्यूस करते थे जिसको कंज्यूम कर सके, उत्पादन उतना ही था जितना उपभोग कर सकते हैं, इसका खपत हो सकता है। लेकिन उस समय का जो डिस्कशन था भाई कि क्या हमें उससे ज्यादा उत्पादन करना चाहिए ताकि हम बाइंग एंड सेलिंग में इसको यूज कर सके। तो थॉमस एक्विनास ने उस समय इस चीज पे बात करी थी। कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। लेकिन आप देखो जो मिडिल एज के अंत तक भी ना, मिडिल एज के अंत तक भी इकोनॉमिक्स का ना सिस्टमेटिक इवॉल्वमेंट नहीं हुआ। अच्छा, मिडिल एज आप किसको बोलते हो? तो 5 to 15 सेंचुरी जो हुआ आपका, ये मिडिल एज का हो गया समय। तो मध्य युग तक भी ना इकोनॉमिक्स का इवॉल्वमेंट सिस्टमेटिक नहीं हुआ था। हमें लिख रखा है कि मध्य युग के बाद तक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यवस्थित नहीं हुआ था, धीरे धीरे वो व्यवस्थित हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अब देखो, ड्यूरिंग 16 to 18 सेंचुरी में लिखा हुआ है कि द नेशन स्टेट ऑफ यूरोप वांटेड टू बिल्ड अप पावर पार्टली बाय अमेजिंग वेल्थ। रुक जाओ, अभी मैं जो बोलता हूँ उसको, कहानी को समझो, फिर ये समझ में आएगा। अब थोड़ी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस को ध्यान देना। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग 16 to 18 सेंचुरी, 16 से 18वीं सदी की बात कर रहा है ये। देखो 1776 में 1776 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लगभग आ गया, या कहो तो 1760 से लेके ना 1820 तक का जो पीरियड है ना, उसको आप बोलते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड। क्या बोलते हो? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड। हिंदी में इसको क्या बोलते हो? औद्योगिक क्रांति। तो 1760 से लेकर 1820 तक का समय जो था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था, क्योंकि बहुत बार, एक बार दो बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। आपको पता है कि इंग्लैंड से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से क्यों हुई? आपको पता है कि नहीं? चलो मैं आपको ऐसे रफली पॉइंट देता हूँ। एक तो देखो इंग्लैंड का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंग्लैंड जहां सिचुएट था ना, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। तो भाई ट्रेड कहीं से करना है तो आराम से ट्रेड किया सकता है, ऐसा नहीं किसी कंट्री का इंटरफेरेंस होगा। दूसरा कि भाई इंग्लैंड में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पहले आ गया था। तीसरा कि वहां के जो लोग थे ना, उनमें ऑन्टरप्रेन्योरशिप जो ये माइंड था ना, स्पिरिट था, वो ज्यादा था। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि इंग्लैंड में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में मदद करते हैं। अब देखो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में आया था कि क्रॉप रोटेशन की टेक्निक ना इन्होंने उसमें यूटिलाइज कर ली थी। क्रॉप रोटेशन जो आप जानते हो, ये टेक्निक भी उन्होंने उस समय लगा ली थी। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ऐसा नहीं, इंग्लैंड के साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी आगे चला गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग 16 to 18 सेंचुरी द नेशन स्टेट्स ऑफ यूरोप वांटेड टू बिल्ड अप पावर पार्टली बाय अमेजिंग वेल्थ। देखो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो नए नए राष्ट्र बन रहे थे ना, उनको चाहिए था पावर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी आप देखना यूरोपियन स्टेट्स बहुत सारे बने। पहले क्या था? पहले किंगशिप चलता था, मोनार्क रूल चलता था, भाई राजा रजवाड़े का शासन चलता था। लेकिन धीरे धीरे नए नए स्टेट्स बनने लगे, नए नए नेशंस बनने लगे। अब ये जो नए नए राष्ट्र बन रहे थे ना, इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था पावर। अब इनको चाहिए था पावर। पावर कैसे मिलता? पावर के लिए चाहिए आपको बहुत ज्यादा वेल्थ, वेल्थ का एकुमुलेशन आपके पास होना चाहिए, संपत्ति। ठीक है, पावर आपका, पावर कैसे मिलता है? जबकि ज्यादा वेल्थ होता। वेल्थ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपको गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अगर आप गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो क्या करोगे? आप एक्सचेंज कर पाओगे। क्या कर पाओगे? एक्सचेंज कर पाओगे। एक्सचेंज मतलब कि भाई आप गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, दूसरे कंट्री में आप भेज सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। तो भाई एक समय ना ऐसा पावर स्ट्रगल का होड़ लगा ना, पावर का ऐसा स्ट्रगल चला, लोगों को शक्ति चाहिए थी, शक्तिशाली राष्ट्र बनना था, कि पावर का ऐसा होड़ लगा कि लोग वेल्थ को एक्युमुलेट करने लगा। वेल्थ को एक्युमुलेट करने के लिए गुड्स एंड प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, वस्तुएं सेवाओं को बढ़ाना होगा, तब आपका वेल्थ बढ़ेगा। अब गुड्स एंड प्रोडक्शन, देखो पावर हमको ज्यादा चाहिए, हमने इसके लिए ज्यादा वेल्थ चाहिए। अब वेल्थ अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अगर आप गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज कर पाओगे, फॉरेन ट्रेड कर पाओगे। और उससे क्या होगा? एक्सचेंज करोगे तो आपको पेमेंट्स आएंगे। पेमेंट्स आएंगे मतलब आपको एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज को आप क्या बोलते हो? फॉरेन ट्रेड बोलते हो। जो दूसरे कंट्री के साथ आप ट्रेड, व्यापार करते हो, तो आप व्यापार कर पाओगे। और उससे क्या आएगा? उससे आएगा आपको पेमेंट्स, पैसा आएंगे। यही तो था वेल्थ। तो हर कोई ना अपना पावर बढ़ाना चाह रहा था। पावर के लिए उसको वेल्थ चाहिए, वेल्थ के लिए गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ा के आपको एक्सचेंज करना होगा, फॉरेन ट्रेड करना होगा। और फॉरेन ट्रेड से आपको जो मनी मिलेगा, ये आपका पेमेंट था, जो कि एक्चुअली आपका वेल्थ था। तो हर राष्ट्र जो है ना, गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ा रहा था और सिर्फ देना चाहता था, सप्लाई करना चाह रहा था। सिर्फ क्या करना चाहता? सप्लाई करना चाह रहा था। क्योंकि पहले का ऐसा फीलिंग था कि जितना आपके पास गोल्ड, और ये भी जो था ना गोल्ड सिल्वर के टर्म में था, कि भाई हम जितना स्टॉक पाइलिंग ऑफ गोल्ड कर देंगे, जितना हम गोल्ड का रिजर्व रखेंगे ना, सोना का भंडार रखेंगे, उतना ही मेरा वेल्थ ज्यादा, उतना ही ज्यादा हम पावरफुल रहेंगे। तो मैक्सिमम से देखो, अब मान लो सबको वेल्थ चाहिए भाई,
तो अगर सबको बिल चाहिए तो सब ना प्रोडक्शन करके सिर्फ सप्लाई करना चाह रहा है, सब क्या करना चाह रहा है कि प्रोडक्शन करके सिर्फ सप्लाई करना चाह रहा है। तो इसमें क्या हो गया भाई, इस होड़ में कि अगर सभी सप्लाई करना चाहेंगे, डिमांड रहेगी नहीं, तो क्या होगा, फॉरेन ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि फॉरेन ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। यही हुआ। अगर हर कोई सप्लाई ही करना चाहे, मान लो मेरी कंट्री है, हम कुछ बनाए, हम सिर्फ भेजना चाहेंगे, एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, इंपोर्ट कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं, हम भेजना चाहते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा सोना मिले। अब अगर सभी दुनिया ऐसे ही करने लगे, सब बेचने वाले ही बन जाए, कोई खरीदार हो ही नहीं, तो क्या होगा, तो फॉरेन ट्रेड हो गया इम्बैलेंस। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ कि इकोनॉमी जो है गिरने लगी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है चरमराने लगी। तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उस चीज से बचने के लिए बहुत सारी थ्योरीज भी निकाली, जिसमें से टू स्कूल्स ऑफ थ्योरी, टू स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज बहुत फेमस हुए। दो विचार जो हैं, दो थ्योरीज काफी फेमस हुए, इसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो यही मैंने यहां लिख रखा है, यही मैंने यहां लिख रखा है कि भाई जब पावर बिल्ड करने की बात होने लगी और वेल्थ का एक्युमुलेशन की बात होने लगी, तो आउट ऑफ दिस डिजायर ग्रू इकोनॉमिक थ्योरीज दैट डिक्टेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म ड्यूरिंग द टाइम। देखो कैपिटलिज्म क्या हुआ, पूंजीवाद। तो भाई पूंजीवाद जो है ना, वो बाजार बनने लगा, उस तरह की बाजार का डेवलपमेंट होने लगा, उस तरह के बाजार क्रिएट होने लगे। तो पूंजीवाद का विकास जो है ना यहीं से हुआ है भाई। जब आप वेल्थ को एक्युमुलेट करोगे, सारे प्राइवेट कॉर्पोरेशन ही वेल्थ को रखेंगे, तो ये क्या हुआ, ये पूंजीवाद तो है। तो यहां यही मैंने लिख रखा कि इस इच्छा से आर्थिक सिद्धांत विकसित हुए, बहुत सारे इकोनॉमिक्स थ्योरी निकले जो उस समय के दौरान पूंजीवाद के विकास को निर्धारित करते हैं। ठीक है, कि भाई जो कैपिटलिस्टिक मार्केट बना, जो कैपिटलिस्ट मार्केट बना, कैपिटलिज्म बढ़ाना, इसका रीजन यही था कि हर नेशन को पावर चाहिए था। पावर का जो स्ट्रगल का होल्ड लगा ना, उसमें चीजें बदलती चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि इट लीड नेशन टू द परस्यू वेल्थ बाय मेंटेनिंग एन इम्बैलेंस इन फॉरेन ट्रेड। अब देखो जब सब कोई वेल्थ का एक्युमुलेशन करना चाह रहा है, सब सप्लाई ही करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, फॉरेन ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। यही मैंने लिखा कि भाई फॉरेन ट्रेड क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, असंतुलित हो गया। और बेसिकली पहले जो गोल्ड का, सॉरी, पहले जो वेल्थ का एक्युमुलेशन था उसको बोलते थे स्टॉक पाइलिंग ऑफ गोल्ड, कि आप कितना सोना रखे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो धीरे धीरे सिद्धांत बदला, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि भाई स्टॉक पाइलिंग ऑफ गोल्ड जो है ना, वो एक्चुअल आपका वेल्थ नहीं है। आप जितना गुड्स एंड प्रोडक्शन बढ़ाओगे वही आपका वेल्थ है। तो किसी मान लो आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी क्यों है, लार्जेस्ट है, टॉप नॉच इकोनॉमी है, क्यों है? ऐसा थोड़ी कि उसका सोना का रिजर्व बहुत ज्यादा है, नहीं, उसका गुड्स एंड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उसका गुड्स एंड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, क्वालिटीज बहुत बढ़िया है। तो गुड्स एंड प्रोडक्शन जो जो कंट्री जितना अधिक करेगी उसका वेल्थ उतना ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि आप गोल्ड का रिजर्व बना लिए हो तो आपका वेल्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, तो जैसा कि मैंने बोला कि भाई अब वो पावर होल के स्ट्रगल में जब फॉरेन ट्रेड इम्बैलेंस हो गया, तो बहुत सारी थ्योरीज आई। दो थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही। तो पहला थ्योरी जो है वो है आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, या क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी भी इसको कहते हैं, जो एडम स्मिथ ने दिया था। और एक केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, केनेशियन स्कूल के विचार, तो ये दो बड़ी फेमस रहे। तो पहले देख लेते हैं, एक टर्म आता है, ठीक है, कि भाई स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, आर्थिक विचारों का स्कूल किसको आप बोलते हो? देखो देखो जनरली होता क्या है ना, कि कुछ ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे जो इकोनॉमिक वर्क के डेवलपमेंट में एक ही टाइप के सोच रखते थे। ठीक है, तो वही मैंने लिख रखा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंकर विच हैव ए वेरी कॉमन प्रोस्पेक्टिव, विच हैव ए वेरी कॉमन प्रोस्पेक्टिव ऑन द वे ऑफ इकोनॉमिक वर्क। जब वो आर्थिक कार्यों पे काम कर रहे थे ना, तो सब एक ही तरह के गोल नहीं होता, एक ही तरह के विचार साझा करते थे जब वो इकोनॉमिक कर रहे हैं। तो इन्हीं को बोला गया स्कूल ऑफ थॉट्स। अब इसमें से बहुत सारे थ्योरीज आई आपके इकोनॉमिक्स में, लेकिन दो थ्योरीज बड़ी फेमस हुई। एक तो आपका है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था, अभी हम इस पर बात करेंगे। दूसरा है केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट, जो कि जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। ठीक है, तो हम इन दोनों को बात करेंगे और समझेंगे। चलिए पहली थ्योरी को देखते हैं। पहला थ्योरी क्या है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। देखो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये आइडिया दिया किसने था? ये आइडिया दिया था एडम स्मिथ ने, और ये आया कब था? 18th सेंचुरी में। देखो ठीक वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बाद, ठीक वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बाद ये थ्योरी ना आ गई थी। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में लॉन्च हुआ। अब 18th सेंचुरी में जब ये थ्योरी आई, ठीक वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बाद, तो उसी समय आपको पता है कि 1760 से लेकर 1820 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज चला। तो ये थ्योरी कब डेवलप हुई थी, किस आइडिया पे? तो ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उस समय था, ये साइमल्टेनियसली पैरेलली ये थ्योरी जो है ये काम कर रही थी। और
आपका जो क्या कहते हैं वेस्टर्न कैपिटलाइजेशन के बाद ठीक ये थ्योरी आ गई थी। थ्योरी को दिया किसने था? एडम स्मिथ ने दिया था। नियरली 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ। अब इस थ्योरी का मेन पॉइंट्स देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी क्या रही थी? इस थ्योरी ने बात करी, इस पर हम अभी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। अभी हम यही बात करने वाले हैं कि इंडिया जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, तो क्या इस थ्योरी को अपना रहा है क्या? पहले समझना, पहले मैं बताता हूँ, फिर उसके आगे हम देखेंगे। तो आप देखो, तो आजकल स्कूल ऑफ थॉट्स में हम पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? पहला हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी में पहला, कि इसका ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से ये थ्योरी दी गई, ये इसका मेन मकसद क्या था, ये थ्योरी में पॉइंट्स क्या थे? तो पहला जो ये थ्योरी बोल रही थी, वो उसने बात करी लेसाज फेयर इकोनॉमी की। किसकी बात करी? लेसाज फेयर इकोनॉमी की। लेसाज फेयर इकोनॉमी कहने का मतलब है लेट इट बी फ्री, लेट इट बी फ्री। ये बिलीव करते थे कि मार्केट जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट से, ट्रेड यूनियन से, इन सब के कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए। मार्केट को मुक्त छोड़ दो, मार्केट फ्री होना चाहिए। वो अपना डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग रेट सब वो खुद डिसाइड करेगा। तो इनका बोलना था कि मार्केट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट, whether it is government control, whether it is trade union control, because they have a belief that market has a self regulating control tendency, कि मार्केट अपने आप को रेगुलेट करके खुद से ठीक कर लेता है। तो इनका बोलना था कि भाई ये फ्री मार्केट में बिलीव करते थे कि मार्केट को मुक्त छोड़ दो। अब मार्केट खुद देखेगी सप्लाई किस चीज करनी है, डिमांड किस चीज की करनी है, जो प्रोड्यूस होगा उसका रेट क्या रखेंगे। तो इनका बोलना था कि गवर्नमेंट का या किसी भी ट्रेड यूनियन का मार्केट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए लेसाज फेयर इकोनॉमी की बात करी गई थी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आया, देखो ये जो आइडिया आया, ये हेल्प इन डेवलपिंग कैपिटलिस्ट मार्केट, ये पूंजीवाद बाजार व्यवस्था को डेवलप करने में बड़ी मदद किया। क्यों भाई? जब गवर्नमेंट का कंट्रोल है नहीं, तो मार्केट चला कौन रहा है? प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लोग, प्राइवेट लोग। तो भाई वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। भाई वो जो है, ये जो पूंजीपति बन रहा है, ये सारे प्राइवेट फर्म बनते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए पूंजीवाद को विकसित करने के लिए ये आइडिया बड़ा कारगर रहा। ठीक है। अब ये जो एडम स्मिथ का आइडिया था, अब एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से बोलते हैं, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बेस्ट होती है। ठीक है, आगे हम इसको बात भी करेंगे। तो जो एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का जो था थ्योरी जो है वो सही चल गया। इस पे बहुत लोगों ने और भी काम किया, बहुत के आइडियाज और भी फ्रूटफुल रहे, जैसे कि डेविड रिकार्ड है, ठीक है, आपका टीआर मैथ्यू है, जेबी मिल है, फिर आपका जेबी से है, जेएस मिल है। तो बहुत सारे और भी लोग हुए ना जिन्होंने इस थ्योरी पे काम किया और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो क्लासिकल थ्योरी दिया किसने था? एडम स्मिथ ने। ठीक है। कब? लगभग 18th सेंचुरी में, जब आपका वेस्टर्न कैपिटलाइजेशन के ठीक बाद और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब चल रहा था, उसमें ये थ्योरी आई थी। इसका बोलना क्या था? इसने बोला था कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट का फ्री छोड़ दो, उस पर कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रेड यूनियन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो खुद सप्लाई, डिमांड, प्राइसिंग सब वो खुद डिसाइड करेगी। ठीक है। और इसने क्या किया? पूंजीवाद बाजार व्यवस्था जो होती है, पूंजीवादी बाजार को विकसित करने में बड़ा मदद किया। अब आपको एडम स्मिथ को दिखाते, देखो ये एडम स्मिथ है, और इनके बारे में आप जान लो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, किसको आप बोलोगे? एडम स्मिथ को बोलोगे। ये बेसिकली जो थे, ये बेसिकली इनका जन्म स्कॉट में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। तो ये स्कॉटिश क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, या फिर इसको बोलो तो स्कॉटिश फिलोसफर भी हैं। तो एडम स्मिथ, लेकिन इनका जो पूरा समय गुजरा वो गुजरा कहाँ? ब्रिटेन में। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी थी। उसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो आप देख लो, अगर आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या हु इज द फादर ऑफ माइक्रो, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। और ये भी प्रश्न पूछता है कि ये कौन से इकोनॉमिस्ट या फिलोसफर थे? स्कॉटिश थे, याद रखना, स्कॉटिश थे। ठीक है, क्योंकि जन्म इनका स्कॉटलैंड में हुआ था। अब देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, थोड़ा एडम स्मिथ की बात कर ले। अर्थशास्त्र के जनक किसको बोला मैंने? एडम स्मिथ को बोला। अब देखो, अब क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी ग्रो कर गई थी, तो यहीं ये लिखा हुआ है कि फाइनली इकोनॉमिक थ्योरी ग्रू आउट ऑफ द आइडिया ऑफ स्कॉटिश फिलोसफर एडम स्मिथ। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जो किताब को फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो संस्थापक पाठ या पुस्तक मानी जाती है, इन्हीं किताब को मानी जाती है। किसको? इसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। देख, जैसे मैंने बताया था कि ही टॉक्ड अप लेसेज फेयर इकोनॉमी, इन्होंने लेसेज फेयर इकोनॉमी की बात की थी। लेसेज फेयर का मतलब होता है लेट इट बी फ्री, मार्केट को फ्री छोड़ दो।
तो इनका थॉट क्या था? इनका थॉट था कि मार्केट पे किसी भी गवर्नमेंट या ट्रेड यूनियन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट अपना सप्लाई देखेगा, अपना डिमांड देखेगा और उसके हिसाब से प्राइसिंग में डिसाइड करेगा, तो सब कुछ मार्केट खुद ब खुद कर लेगा। और अगर कभी मार्केट या इकोनॉमी खराब भी होती है ना, तो उसमें ये खुद गुण है सेल्फ कंट्रोलिंग, ठीक है, या फिर कहो तो वो खुद से अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है, उसमें सेल्फ रेगुलेटिंग टेंडेंसी होती है मार्केट की। ये ऐसा किनका मानना था? जो ये क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी देने वाले थे उनका मानना था। और एक चीज ध्यान देना, ये क्लासिकल जो टर्म है किसने दिया था? सबसे पहले दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। तो बाद में अभी हम बात करेंगे जॉन मेनार्ड किन्स की बात करेंगे, जब केनिशियन स्कूल ऑफ थॉट्स की हम बात करेंगे, केनिशियन स्कूल की विचारधारा की हम जब बात करेंगे, तो जॉन मेनार्ड किन्स, इनसे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए, फिलोसफर हुए, सबको बुलाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, सबको बुलाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। पहले डेविड रिकार्ड से पहले, डेविड रिकार्ड अपने आप को मॉडर्न बोलते थे, लेकिन बाकी सबको, पुराने जो उनके पहले आए थे उन सबको बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स के आने के बाद बाकी जितने भी थे सब हो गए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अगर आपको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात बोली है तो आप समझना जॉन मेनार्ड किन्स है जो उनके बाद आए, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं दूसरे स्कूल पे, केनिशियन स्कूल। क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी जो था मैंने आपको बता ही दिया, क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी। अब हम आते हैं केनिशियन इकोनॉमिक थ्योरी पे, या इनके थॉट्स पे आते हैं। क्लासिकल वालों ने बोल रखा था भाई कि मार्केट को आप फ्री छोड़ दो, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल मत रखो, वो खुद ब खुद अपना काम करे, ठीक है। लेकिन केन्स जो थे ना इस बात से डिफर करते थे। क्यों डिफर कर रहे थे? देखो हुआ क्या, कहानी क्या चली। 1929 में यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, सितंबर की बात है। और एक सप्ताह में यह बुरी हालत हुई ना कि स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा गिर गया। लोग बेचने लगे अपने स्टॉक्स को, जैसे तैसे भाव में बेचने लगे, और अक्टूबर तक ये स्थिति इतनी भयावह हो गई। मैं 1929 की बात कर रहा हूं, 1929 की बात कर रहा हूं। इतनी स्थिति भयावह भयावह हो गई कि 1930 में जो आपका डिप्रेशन आया, द ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं आप, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसको आप बोलते हो, महामंदी का जो दौर आया ना, इतना खतरनाक आया। आप ऐसा समझो, ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया है 1930 में, इसमें आप देखो कि 25% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी की दर 25% चली गई। 2-3 महीने में ना 6 से 7 हजार बैंक बंद हो गए, 6 से 7 हजार बैंक बंद हो गए। 2-3 महीने में क्या हो गया कि 6 से 7 हजार बैंक बंद हो गए। अब ये महामंदी का दौर जो चला ना, तो वहां क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी वाले क्या बोल रहे थे कि भाई मार्केट को फ्री छोड़ दो, अपने आप रेगुलेट करके ठीक हो जाएगा अगर खराब भी होता है तो। भाई अब ये जो डिप्रेशन का दौर चला 1930 का ग्रेट डिप्रेशन जो है ना, इसने सिर्फ यूएस ब्रिटेन इन्हीं लोग को हैम्पर नहीं किया, वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व की हालत खराब कर दी, पूरा विश्व की हालत खराब कर दी। भाई हालत ये रहा कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग हो गया, महंगाई स्काई को छूने लगी, आकाश को छूने लगी। जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा ना, तो आप ऐसा समझो कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो क्या होगा, अगर आप एक बेड का टुकड़ा खरीदने आते हो ना, तो सूटकेस भर के पैसे लेके जाओगे। जब आप एक बेड का टुकड़ा खरीदने आते हो तो आप सूटकेस भर के पैसे लेके जाओगे। हालत यही हुई ना कि लोग को ठंड से बचने की लकड़ियां चाहिए थी, आग जलाते, लेकिन व्हाट हैपेंड कि भाई लकड़ी खरीदने के लिए इतने पैसे ले आने पड़ रहे थे कि लोगों ने नोट जलाकर ताप लिया, लोगों ने नोट को ही जला दिया। सोचो क्या इन्फ्लेशन रहा होगा, क्या हालत हुई होगी। इवन आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तो हार गया था, जर्मनी की बड़ी बुरी स्थिति हुई। ट्रीटी ऑफ स्टाइल के बाद भी जर्मनी के साथ बहुत ज्यादती हुई। अब जर्मनी ने क्या किया, बहुत नोट छाप दिया। अब बहुत नोट छाप दिया, लो इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई। मैंने जुलाई क्राइसिस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारा सिचुएशन रहा हमारे इतिहास में, से बहुत सारे दौर आए जब इन्फ्लेशन इसका रॉकेटिंग हुई, इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गई। इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ जाएगा तो क्या हुआ कि आपको एक छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी ना आपको ढेर सारे पैसे लेके आना पड़ेंगे। अभी देखो पाकिस्तान में आटा देखो बहुत महंगा हो गया है। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना तो 1 केजी प्याज खरीदने के लिए भी ना 1 लाख रुपया लेके जाना होगा, हालत ये होगा। तो उस समय जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया, जब क्या कहते हैं वैश्विक महामंदी का दौर चला ना, तो इकोनॉमी अपने आप को रिकवर करनी है थी, इकोनॉमी डूबते आ रही थी, डिप्रेशन में ही जा रही थी। अब लोग सोचे कि भाई क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी तो वहां काम कर नहीं पा रही है, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने थ्योरी दिया जो लगभग, ठीक है, तो ये ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ही एक नया आइडिया डेवलप किया जिसका नाम है आपका क्या, केनिशियन स्कूल ऑफ थॉट्स। ये आइडिया इसी के कारण निकला था। तो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एक आइडिया निकल के आया, महामंदी का जो दौर चला ना,
ग्रेट डिप्रेशन 93, तो ये इनका आइडिया निकल के आया। और केनिसन इनका क्या बोलना था, इनका ये जो इनका केनेसन स्कूल ऑफ थॉट्स है, इनका क्या बोलना था, ये बोल रहे थे कि मार्केट को आप फ्री मत छोड़ो, मार्केट को आप फ्री मत छोड़ो, बीच बीच में सरकार को टाइम टू टाइम आके मार्केट में रिसोर्सेज के एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब देखो, जब हम क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उन लोग बोल रहा था गवर्नमेंट का कोई रोल मार्केट में नहीं होना चाहिए। तो भाई गवर्नमेंट उसमें क्या करती, तो उनका बोलना था ना कि मार्केट खुद ब खुद रेगुलेट होगा, सप्लाई डिमांड रेट इंटरेस्ट सब हम लोग खुद देखेंगे। गवर्नमेंट अपना डिफेंस का काम करे, एजुकेशन का काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे, पनिशमेंट ऑफ क्राइम की काम करे, रूल ऑफ लॉ का देखे, ठीक है, कानून व्यवस्था चलाए। लेकिन इनका क्या बोलना है, केनिसन का बोलना था कि दे बिलीव दैट द फ्री मार्केट डू नॉट वर्क वेल एट एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन देयर ओन, कि भाई अगर आप मार्केट को खुला छोड़ दोगे, मुक्त अगर बाजार को आप छोड़ दोगे, तो मुक्त बाजार में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को सही से रिसोर्सेज को, संसाधन को एलोकेट कर पाए, आवंटित कर पाए और खुद को ठीक कर पाए। तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एक्टिवली रीएलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो इनका बोलना था कि गवर्नमेंट को ना बीच बीच में समय समय पे आके रिसोर्सेज का एलोकेशन करना चाहिए, जो संसाधन उनको आवंटित करनी चाहिए, तब इकोनॉमी सही से सस्टेन कर पाएगी। तो देखो हुआ क्या, तो इन्होंने एक और आइडिया बोला था, इन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम आप रेन्यूमरेशन है, रेन्यूमरेशन भी बोल दो या पे आउट बोलो। और ये बोल रहे थे, आगे मैं आपको बताता हूं, एक और वर्ड आएगा मैं आपको वहां पे समझाता हूं। तो इनका बोलना क्या था कि मार्केट खुद ब खुद रेगुलेट नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट को समय समय पे स्टेप इन करके रिसोर्सेज का, संसाधनों का आवंटन करना चाहिए, तब मार्केट और इकोनॉमी अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, तो भाई यहां तो ग्रेट डिप्रेशन था, ये आइडिया जनरेट हुआ, तो ये आइडिया काम कैसे किया, आगे देखो। ये हमारे जॉन मेनार्ड किन्स, जेम किन्स, और इनको आप बोलते हो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनको आप क्या बोलते हो, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान देना। माइक्रो, अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप पूछ ले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बोलोगे एडम स्मिथ। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज जॉन मेनार्ड किन्स। अभी हम बात करेंगे, देखो माइक्रो मैक्रो दोनों की बात हम करेंगे आगे, माइक्रो मैक्रो दोनों की बात करेंगे। अगर आपको अभी समझना हो तो ये समझ लो कि माइक्रो छोटा सूक्ष्म, मैक्रो बड़ा। तो जब जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हो किसी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की, तो माइक्रो से डील करेगा, जब आप वैश्विक स्तर पे पूरे देश की बात करो तो मैक्रो लेवल पे डील करेगा। तो जॉन मेनार्ड किन्स जो है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जाने जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इनका पॉइंट। अपन जब फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी 1936 में, जो 1930 में आपका ग्रेट डिप्रेशन चालू हो गया था। ग्रेट डिप्रेशन का दौर 10 से 15 साल चला, इकोनॉमी को रिकवर करने में 10 से 15 साल लग गए। तो 1936 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में किताब आई थी। अब दोनों किताब का नाम याद रखना, अब दोनों का ईयर भी याद रखना, और किसने लिखा था ये भी याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। जैसे एडम स्मिथ ने 1776 मतलब 1776 में लिखी, ठीक है, वेल्थ कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन उनकी किताब का नाम था, या सिंपली वेल्थ ऑफ नेशन भी करते हो। और जॉन मेनार्ड किन्स ने जो बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक कब लिखी, 1936 में लिखी। तो ध्यान देना, जॉन मेनार्ड किन्स की बुक 1936 में लिखी गई, नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और आपका जो एडम स्मिथ की बुक है वो 1776 में लिखी गई। तो दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। देखो, तो इन्होंने भी जो बात करी वही बात करी थी कि ही प्रपोज दैट द इकोनॉमी माइट नॉट हैव द कैपेसिटी टू करेक्ट इटसेल्फ। इनका बोलना था कि मार्केट को अगर आप फ्री छोड़ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता नहीं है कि खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर ले। तो गवर्नमेंट को या ट्रेड यूनियन किसी न किसी को तो भाई उसको ठीक करने के लिए मार्केट के अंदर स्टेप इन टाइम टू टाइम जाना होगा, रिसोर्सेज को आवंटित करना है। ऐसे देखो क्या होता है कि मान लो हम पे छोड़ दिए, मेरा मार्केट है, तो हम तो वही चीज प्रोड्यूस करेंगे जो लोगों को चाहिए, हमको जिसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो अगर आप मार्केट को खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, हम प्रोडक्शन उसी चीज का करेंगे जिसमें हमको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, चाहे लोगों की जरूरत कुछ भी हो। अगर लोगों को मेडिसिन चाहिए लेकिन हमको पता है नहीं मेडिसिन में ज्यादा बचत नहीं है, मेडिसिन में ज्यादा बचत नहीं है, लोगों को शराब पिलाना चाहिए, शराब में ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो मार्केट फ्री है, गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं है, मैं सिर्फ शराब ही बनाऊंगा और बेचूंगा, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। आप समझ रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे क्या होना चाहिए कि भाई स्टेप इन करना पड़ेगा मार्केट में रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए, नीड्स को देखते हुए, समझते हुए। आप देखो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ग्रेट डिप्रेशन का सिचुएशन आ जाती है, स्लो डाउन आया था, आपको पता है इंडिया में स्लो डाउन आया 2012 में, 2019 में, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, ग्रेट डिप्रेशन
का जो कंडीशन था 1930 का, अगर इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है, उस स्थिति में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए। इनका आइडिया था कि अगर ग्रेट डिप्रेशन जो महामंदी का दौर चल रहा था या रिसेशन या स्लो डाउन आए, उस समय गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट को अगर कंट्रोल नहीं था मार्केट पे, जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी में हमने बात करी, तो कुछ नहीं करते। लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स के हिसाब से गवर्नमेंट को भी मार्केट में स्टेप इन करते रहना है। तो स्टेप इन करने से क्या होगा? स्टेप इन करने से फायदा क्या हुआ? क्योंकि ये थ्योरी कब आई? जब ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी का दौर आया, तो ये थ्योरी लेके आया। तो थ्योरी में उन्होंने बात क्या करी? बात करी थी कि आज का मतलब उस समय का जो डिप्रेशन की स्थिति थी, इन्होंने बात करी कि अगर इस तरह का रिसेशन, स्लो डाउन या डिप्रेशन आता है, महामंदी का दौर आता है, तो गवर्नमेंट को ना एक्सपेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए, एक्सपेंडिचर बढ़ानी चाहिए। अब उससे देखो फायदा क्या होता है, इकोनॉमी कैसे रिकवर करती है, ध्यान समझना। अगर गवर्नमेंट, यहां देखो, यहां मैं बताता हूं, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी, पैसा गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, तो अगर लोगों को पैसा गवर्नमेंट बांटेगी तो लोग बिजनेस करेंगे। बिजनेस से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नौकरियां प्राप्त होगा। अगर लोगों को पैसे मिलेंगे तो लोग बिजनेस, व्यापार करेंगे। व्यापार से क्या होगा? नौकरियां जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? लोगों को इनकम बढ़ेगा। लोगों का इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो भाई प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस बढ़ेगा तो हम डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। हम डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे, महामंदी के दौर से बाहर निकल आएंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट था। जॉन मेनार्ड किन्स का बोलना था कि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। लोग को पैसा मिलेगा, लोग व्यापार करेंगे, व्यापार से क्या होगा? नौकरी आएंगे, नौकरी से क्या होगा? इनका सैलरी, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा। अगर आपका इनकम बढ़ जाए, आप 10,000 की जगह 20,000 कमाने लगो, तो आप तो थोड़ा ज्यादा खर्चा करोगे ना। अब मान लो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो सब लोग अच्छा चीज खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ गया। अगर डिमांड बढ़ जाएगा, मान लो इस पेन का डिमांड बढ़ गया, तो भाई कंपनी प्राइस भी बढ़ा देगी। प्राइस बढ़ाओ यार, सभी लोग इसी पेन को चाह रहे हैं, तो डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ा तो हम इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकाल लेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट कमा लेंगे। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होगे। आइडिया को समझो। देखो एक व्यक्ति आइडिया लेके चला है यार 1936 में, उसमें आइडिया लेके चला है यार, और पूरी इकोनॉमी को निकालने का प्रयत्न करने लगा। तो ये इनका आइडिया था कि जॉन मेनार्ड किन्स का बोलना था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस टाइम टाइम पे फ्री मार्केट में होना ही चाहिए। तो दिस इज हाउ दे गेव द आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट डिप्रेशन। ठीक है, ये जॉन मेनार्ड किन्स का आइडिया था। अब चलिए हम आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, इसके बाद हम चीजों को वाइंड अप करेंगे। एक और टॉपिक को हम देखेंगे कि इंडिया जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है, उसको हम क्लासिकल अप्रोच से जोड़ के दिखाएंगे। आपको बताएंगे क्या क्या सोच रहा है वो। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। देखो अब क्लासिकल ओकेनिशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत क्या कहते हैं लिखने की जरूरत है, मैं बस जो बता रहा हूँ उसको समझना, थोड़ा सा सुन लेना नीडेड है। अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी और केनेशियन इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम पहला क्राइटेरिया देखें, गवर्नमेंट रोल, तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोल रहा था? क्लासिकल थ्योरी बोल रहा था कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए मार्केट में। ये बोल रहा था गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। इस समय पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। क्लासिकल थ्योरी हमेशा एक एजम्पशन लेके चलता है भाई, कि जो भी इकोनॉमी ऑपरेट हो रहा है, जो भी अर्थव्यवस्था चल रही है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चल रही है, पूर्ण रोजगार स्तर पे चल रही है। ये मान के चलता है, ये मान के चलता है कि पूर्ण रोजगार लेवल पे चलिए, ये इसका अजम्पशन है। केनिशन बोल रहा है कि भाई ये रेयर कॉन्सेप्ट है, ये एक रेयर कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता है नहीं होता है बोलना मुश्किल है, बकवास कॉन्सेप्ट है ये बकवास है। इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं चलती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कोई अर्थव्यवस्था मैंने कि सभी लोग को पूर्णतः रोजगार मिला हुआ हो। तो एक वेग कॉन्सेप्ट है। किसके द्वारा? केनिशन का बोलना था। क्लासिकल ये मान के चलते थे कि इकोनॉमी जो है ना एकदम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट होती है, और कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी। ध्यान दो, इनका बोलना था ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, पूर्ण रोजगार स्तर पे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चलती है, कभी ये ऊपर जाए कभी नीचे जाएगी, लेकिन खुद ब खुद ये बैलेंस कर लेगी, ये इनका मानना था। अब माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो क्लासिकल जो है ना, क्लासिकल थोड़ी माइक्रो इकोनॉमी की बात करता है, इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, लेकिन ये मैक्रो की बात करता है। केनिशियन बड़े स्तर पर बात करता है, आपको तो जनरल जनरल लेवल पे बात करता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं वेज कट की। देखो क्लासिकल वालों को मानना था कि अगर इकोनॉमी कहीं डाइवर्ट करती है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये हमेशा मानते थे कि इकोनॉमी जो है ना, अर्थव्यवस्था, अगर आप फ्री मार्केट रखते हो
इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपने आप आ ही जाती है चाहे कोई भी दिक्कत हो, और अगर नहीं आई तो हम वेज कट करके ले आएंगे, वेतन में कटौती करके ले आएंगे। ये ऐसा मानते थे कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम वेज कट करके ले आएंगे, वेतन कटौती। केनिशन का बोलना था भाई ये क्या फालतू सा चीज है वेज कट, भाई लेबर का भी यूनियन होता है, तुम सबकी सैलरी काट लोगे? पहले तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर तुमने ऐसा कर दिया, सबकी सैलरी काट के तुमने इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश किया, तो क्या होगा कि जनरल जनरल डिमांड ना घट जाएगा, जनरल डिमांड घट जाएगा। अगर जनरल डिमांड घट गया ना तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन रोक देंगे, प्रोड्यूसर जो है ना, प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कम कर देंगे। अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो भाई लेबर जो है ना वो बेकार हो जाएंगे, लेबर जो है बेकार हो जाएगा, लेबर बेकार हो जाएगा, फिर इकोनॉमी चली जाएगी गर्त में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये बोले कि वेज कट भी एक फालतू कॉन्सेप्ट है, ये नहीं मान रहे थे। तो अगर अगर वेज कट हम करते हैं तो भाई जनरली इनका बोलना था कि अगर आप वेज कट करते हो तो जनरल डिमांड घट जाएगा, जनरल डिमांड घट गया तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन रोक देंगे, प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन रोक दिए ना तो भाई लेबर जो है ना वो लेबर का नौकरी चला जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो फिर तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जाने लगेगा। तो ये भी इस कॉन्सेप्ट को मानते नहीं थे। अब हम आते हैं इंटरेस्ट रेट पे। क्लासिकल का बोलना था कि हम जो भी पैसा रखते हैं बैंक में या जो भी पैसा हम रखते हैं तो रखने के लिए जो समय है ना वेट का हमको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट क्या है? तो वेट का रिवार्ड है, जो आप इंतजार करते हो इन्वेस्टमेंट कहीं डाल के, वेट का रिवार्ड है। लेकिन इनका बोलना था केनिशियन का कि जो पैसा से आप इंटरेस्ट कमाते हो वो लिक्विडिटी का रिवार्ड है। किसका रिवार्ड है? लिक्विडिटी का रिवार्ड है, लिक्विडिटी का रिवार्ड है। ये बस मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कभी आपको जानना हो कि कभी हम इस पे बहुत चर्चा आगे करेंगे, इस दोनों मॉडल पे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज है ना इन सब इकोनॉमीज सीरीज को फॉलो करते हैं बहुत कुछ अचीव करने के लिए। फिर देखो क्लासिकल स्टैटिक एंड डायनेमिक थ्योरी। तो क्लासिकल जो स्टैटिक थ्योरी बेस्ड है, ये एज्यूम्ड करके चलती है, ये स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। क्यों? अगर आप इसको इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए बोलोगे तो ये पहले से मान के चलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चीजें चल रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चीजें चल रही है, एज्यूम है, ये स्टैटिक डाटा पे काम करेगा। लेकिन ये नहीं, ये डायनेमिक है। इसका बोलना है कि इकोनॉमी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं रहती है, पूर्ण रोजगार स्तर पे अर्थव्यवस्था होती ही नहीं है, कम रहेगी ज्यादा रहेगी। तो इकोनॉमी आपको इक्विलिब्रियम, मान लो किसी देश की इकोनॉमी हम सुधारने गए हैं, ठीक है, तो क्या इकोनॉमी आपको इक्विलिब्रियम करके दिया हुआ है? वो नीचे है या तो ऊपर है, पर कभी भी इस लेवल पर नहीं रहती है। तो ये स्टैटिक कंडीशन को लेके काम करती है, डायनेमिक कंडीशन को लेकर काम करती है। वैसे क्लासिकल का बोलना था कि फाइनेंस एंड बजट, वित्त और बजट दोनों अलग अलग है। ये इनका मानना था कि ये सेपरेट है, अलग अलग है, ये दोनों चीजें अलग अलग है, फाइनेंस और बजट अलग अलग है। लेकिन कंडीशन का बोला था नहीं भाई, डिमांड के हिसाब से तो बजट बनाएंगे, डिमांड के हिसाब से तो बजट बनाएंगे। तो इनका मानना था कि नहीं, अलग अलग नहीं है। तो ये इसको अलग नहीं मानते, तो ये बोलते थे डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या बोलते थे? डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये दोनों क्लासिकल और कंडीशन के बीच में, ये मतलब एडम स्मिथ को बोल लो आप, या फिर डेविड रिकार्ड, टी आर मैथ्यू, जेस मिल, जेबी से, इन लोग जो, ये जॉन स्टुअर्ट मिल्स, इन सब ने जो क्लासिकल थ्योरी पे काम किया था। मैनार्ड का जो था, जॉन मैनार्ड का केनिशियन मॉडल पे था। तो इनके बीच में इस तरह का डिफरेंस था, ठीक है। अब चलो हम एक दो चीज और बात करते हैं। हम बात करते हैं, देखो अभी आपको पता होगा अभी भारत का जो नेट इकोनॉमिक वर्थ है वो कितना 3.46 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन 2024 से 27 तक भारत ने लगभग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करी है, ठीक है। तो भारत भी ना क्लासिकल, जो मैंने बोला आपको एडम स्मिथ वाला जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, उसको फॉलो कर रहा है, नॉट फुल्ली बट उसी के रास्ते कदम पर चल के अपने इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के चक्कर में है, ठीक है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है अपनी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जो इसका टारगेट है कि 2024 या 27 तक ये बना लेगा, तो कहीं ना कहीं क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी का वो क्या कहते हैं को इम्प्लाई करने वाला है। जैसे देखो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी में अब दो चार पांच चीजें समझना। देखो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी जो है ना, ये मैं आपको मेंस के हिसाब से समझा रहा हूँ। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी जो दिया गया ना, उसमें पांच चीजें हैं, पांच मेन पॉइंट है। पहला है कि इन्होंने लेसेज फेयर इकोनॉमी की बात करी थी, लेसेज फेयर इकोनॉमी की बात करी थी, लेसेज फेयर इकोनॉमी की बात इन्होंने करी थी। दूसरा बात इन्होंने करा था कैपिटल एकुमुलेशन का। क्या बात किया था? कैपिटल एकुमुलेशन का। कैपिटल एकुमुलेशन को हिंदी में आप क्या बोलते हो?
देखो लेसेज फेयर इकोनॉमी को आप बोलते हो लेट इट बी फ्री इकोनॉमी, लेट इट बी फ्री, या इसको आप हिंदी में लिख देता हूं मुक्त बाजार की बात करी थी, मुक्त बाजार की बात करी थी। कैपिटल एक्यूमुलेशन की दूसरा पॉइंट इनका है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब भाई कि आप पैसा को, वेल्थ को डिपोजिट करते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट की बात, तीसरा है प्रॉफिट की बात। चौथा इन्होंने बोला था कि प्रॉफिट का एक टेंडेंसी होता है कि डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा, प्रॉफिट डिक्लाइन ही करेगा धीरे धीरे। अब पांचवा इन्होंने बोला था कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका इकोनॉमी ना एक सिचुएशनल स्टेट में पहुंच जाएगा, एक स्टैग्नेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, एक स्टेशनरी स्टेट में पहुंच जाएगा, एक स्टेशनरी स्टेट में पहुंच जाएगा। स्टेशनरी स्टेट, या इसको बोलो तो स्टैग्नेंट ग्रोथ बोलो, स्टैग्नेंट ग्रोथ। तो जब आप कैपिटल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स को देखते हो तो ये 5 चीजों की बात करता है। अब थोड़ा समझना, मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आपको समझ आएगा, अच्छा समझ में आएगा, ध्यान देना। देखो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी ने बोला लेसेज फेयर इकोनॉमी, मतलब हमारा बाजार मुक्त होना चाहिए, मार्केट फ्री होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। देखो भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, भारत ने क्या किया है ना कि बहुत सारे पीएसयूज में बैंक्स है ना, उसमें अपना स्टेक कम कर रहा है, उसमें अपना स्टेक कम कर रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट को शेयर्स बेच रहा है, क्यों? उससे वेल्थ का एक्युमुलेशन होगा। जैसे आप देखो एयर इंडिया, एयर इंडिया में हर साल 3,000 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्यूजन करना पड़ता था क्योंकि लॉस में चल रही थी, तो उसने इसे प्राइवेट को बेच दिया। टाटा ग्रुप ने खरीद लिया उसको, लगभग 18,000 करोड़ में खरीदा है और 15,300 करोड़ का उस पर डेप्ट है। तो ये क्या कर रही है ना कि कैपिटल एक्युमुलेशन कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? कैपिटल एक्युमुलेशन कर रही है, ठीक है। तो अब देखो, तो लेसेज फेयर इकोनॉमी में ये लेसेज फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कम कंट्रोल हो। तो भारत में मैंने आपको बताया कि पीएसयू में बैंक से अपना स्टेक कम कर रही है, बहुत सारे बैंक्स का मर्जर कर रही है। क्यों कर रही है? अपना स्टेक कम कर रही है। जैसे एयर इंडिया गवर्नमेंट थी, उसको उठा के प्राइवेट को बेच दिया, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम हो सके। अब कैपिटल एक्युमुलेशन के लिए अगर इसको बहुत सारे पैसे जमा करने तो क्या करेगी? तो कैपिटल एक्युमुलेशन के लिए एफडीआई को अट्रैक्ट कर रही है। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई को अट्रैक्ट कर रही है, एफडीआई का जो परसेंटेज है वो बढ़ा रही है, एफडीआई को अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप कैपिटल एक्युमुलेशन की भारत के हिसाब से बात करते हैं तो ये जो पॉइंट आपका है कि ये क्या करिए उसमें कि एफडीआई के पॉलिसीज को लिबरल कर रही है। एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए एफडीआई के पॉलिसीज को लिबरल कर रही है, उसके परसेंटेज को बढ़ा रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा? डॉलर आएगा हमारे कंट्री में, डॉलर आएगा मतलब हमारा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज बढ़ेगा, और फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज बढ़ेगा मतलब क्या होगा? हमारी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा तो यही तो इन्वेस्टमेंट होगा दूसरी चीज के लिए, यही तो इन्वेस्टमेंट होगा दूसरी चीज के लिए। आप समझ रहे हो? तो कैपिटल एक्युमुलेशन के पाथ पे चल रही है इंडिया। तीसरा है प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट को सुनो, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट क्या होता है भाई? अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता है आपका आर माइनस सी। आर इज योर रेवेन्यू और सी इज कॉस्ट, इज योर प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट को लोग की ड्राइवर मानते हैं, इसको रिवार्ड के रूप में लेते हैं, इंसेंटिव के रूप में लेते हैं। तो भाई अगर इन्वेस्टर को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो अट्रैक्ट होंगे ना आपके तरफ। तो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी ये भी बोलता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां बताया था ना कि 5 पॉइंट पर डील करता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? पी इक्वल टू होता है आर माइनस सी, पी इक्वल टू होता है आर माइनस सी। अब ये जो प्रॉफिट है, जब आप वेल्थ को एक्युमुलेट करोगे आपके प्रॉफिट बढ़ेगी, आप इन्वेस्ट करोगे अपने सेविंग को तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो इनका है कि प्रॉफिट को ये इंसेंटिव के तौर पे देखते हैं। तो भाई जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको ज्यादा अगर इंसेंटिव मिलेगा तो आपके प्रॉफिट प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब इंडिया इंडिया क्या कर रहा है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लेके आया है। इंडिया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लेके आया है, उसमें ज्यादा ज्यादा इंसेंटिव भी दे रहा है। तो मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में जो इन्वेस्टर आएगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस तरह ज्यादा प्रॉफिट का जनरेशन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का काम इंडिया आपको कर रहा है। अब आप एक दो चीज और समझना। चाइना की अगर हम इकोनॉमी की बात करना, देखो चाइना ने क्या करा। चाइना में 1949 से 1978 तक, चाइना में 1949 में एक कल्चरल रिवोल्यूशन आया। क्या आया? कल्चरल रिवोल्यूशन आया, या फिर कहो तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया। इसने क्या किया ना, अपने प्राइमरी सेक्टर पे बहुत फोकस किया, लगभग 27-28 साल तक सिर्फ उस पर फोकस किया, और उससे क्या किया? वेल्थ का एक्युमुलेशन किया। और फिर अगले 1978 से लेके 2021 से 22 तक, अभी तक अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया।
तो पहले उसने क्या किया, उसने भी यही थ्योरी अपनाई थी, क्लासिकल थ्योरी। सबसे पहले उसने 1949 से लेकर 1978 तक अपने प्राइमरी सेक्टर पर फोकस किया, और ये 28-29 साल तक ये कैपिटल को एक्यूमुलेट करते रहा, पैसा को जमा करते रहा। और उसके बाद फिर 1978 से लेकर 2022 तक ना उसने क्या किया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दे दिया। और 1978 में चाइना ने एक इंपॉर्टेंट ओपन डोर पॉलिसी लेके आई थी। चाइना क्या लेके आई थी? ओपन डोर पॉलिसी लेके आई थी। ओपन डोर पॉलिसी, ये वही पॉलिसी है जो भारत ने 1991 में भारत ने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में यही पॉलिसी इंडिया लेके आया था। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जब 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी बदलाव हुए, तो ये ओपन डोर पॉलिसी इंडिया 1991 में लाया, जिसको 1978 में ही ले आया था कौन? चाइना। इसलिए चाइना की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर गई, क्योंकि इसने पहले कैपिटल को एक्यूमुलेट किया, किससे? क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से कैपिटल को एक्यूमुलेट किया, और बाद में उसके बाद ठीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उतना पैसा को इन्वेस्ट किया। आज आपको पता है कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो अब इंडिया वही ओपन डोर पॉलिसी कहने का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो ये जो आइडिया था ना लिबरल बनाना ताकि इन्वेस्टर्स आ सके, ये जो 1978 में लाया था इंडिया 1991 में लाया। तो आप देखना, एक चीज और देखना कि 2015 में चाइना की इकोनॉमी का स्लो डाउन हो गया था। क्यों हुआ था? देखो, मैंने अभी आपको बोला कि प्रॉफिट जो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। अगर आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से प्रॉफिट का टेंडेंसी होता है कि डिक्लाइन करेगा। चौथे पॉइंट को हम समझ रहे हैं, ध्यान देना। ये तो बस मैं आपको नॉर्मल से डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा आपका इकोनॉमी पे कॉन्सेप्ट शार्प हो। देखो, क्लासिकल इकोनॉमी थ्योरी के हिसाब से प्रॉफिट का टेंडेंसी होता है कि डिक्लाइन करता है। कैसे? क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा तो आपका प्रॉफिट घटता जाएगा, अगर कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो प्रॉफिट आपका घटता जाएगा। चाइना में क्या हुआ 2015 के आसपास? राइज इन वेज बढ़ गए, लैंड के कॉस्ट बढ़ गए, लेबर कॉस्ट बढ़ गए, इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब जो कॉस्ट बढ़े ना, तो कॉस्ट बढ़ गया, जब कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट घट गया। तो 2015 के बाद चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिला। तो इस तरह से भारत जो है कहीं ना कहीं क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी को मॉडल बना के आगे काम कर रहा है। पूरी तरह नहीं, पर बहुत हद तक उसके आइडियाज पे, ताकि वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। तो मैंने आपको उसके परिप्रेक्ष्य में बताया कि कैसे कैसे इंडिया काम कर रहा है, कैसे एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहा है कैपिटल एक्युमुलेशन के लिए, कैसे अपने बैंक्स में पीएसयूज को या कुछ कुछ गवर्नमेंट संस्थान को प्राइवेटाइज कर रहा है, उसमें स्टेक्स कम कर रहा है ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल घट सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले दिन हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और जो लोग भी जेपीएससी क्लासेस करना चाहते हैं, जो जेपीएससी के एग्जाम के लिए या बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, हमारे कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। तो टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, फिर हम मिलते हैं।